नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। मणिपुर में आखिर नैरेटिव जीत गया और राष्ट्र हार गया। 2-3 दिनों से मणिपुर का मामला सुर्खियों में है। दो महिलाओं के साथ जो अमानवीय बर्बरता की गई, उसने पूरे देश को तो शर्मसार किया ही, हमारी प्राचीन सनातन संस्कृति को भी शर्मसार किया है। सनातन संस्कृति महानता, सहनशीलता, गंभीरता और नारी सम्मान की भावना को जो ठेस पहुंची है, उसकी रिपेयरिंग बहुत आसानी से नहीं की जा सकती है। इसलिए इस कार्य की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, और इसकी निंदा हो रही है। लेकिन पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक न जाने कितने लोग, जिनको मणिपुर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो भी इसके विशेषज्ञ बने हुए हैं। और ये जो वीडियो मणिपुर से संबंधित वायरल हुआ था, वो मानसून सत्र के ठीक एक दिन पहले हुआ। तो इसके नेतार्थ समझना भी मुश्किल नहीं है। और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, अचानक सर्वोच्च न्यायालय की अंतरात्मा जाग उठी और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ये बहुत परेशान करने वाला वीडियो है। और केंद्र सरकार राज्य सरकार को धमकी भरे अंदाज में कहा कि या तो आप कार्रवाई करिए, अन्यथा हम कार्रवाई करेंगे। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट के पास कोई सेना है, सशस्त्र बल है, या कोई जादू टोना है जिससे वह फटाफट किसी समस्या को हल कर देंगे, कार्रवाई कर देंगे। किसी भी लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को इस तरह की धमकी मेरे याददाश्त में तो किसी भी देश की न्यायपालिका से मिलती हो, मिली हो, याद नहीं। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय, पूरी न्यायपालिका का इतिहास कोई बहुत स्वर्णिम है ऐसा नहीं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय अपने गठन के बाद से अब तक इतना आक्रामक कभी नहीं रहा जितना आजकल है। और इस दुनिया में कुछ भी बिना कारण नहीं होता, कुछ ना कुछ कारण अवश्य होगा। और सर्वोच्च न्यायालय अभी से आक्रामक नहीं है। ये आक्रामक 2014 से, जब से मोदी की सरकार बनी है, उसी समय से है। और आक्रामकता बढ़ती जा रही है। बढ़ती शायद इसलिए जा रही है, जो चिंतक हैं वो चिंतन ये करते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय को समझते हैं, उनका कहना है कि एक कार्यकाल तक तो सर्वोच्च न्यायालय बर्दाश्त कर रहा था, अब 10 साल हो गए हैं, अब और नहीं। मोदी को अब कोई भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, न तो विपक्षी दल, बहुत सारे गैर सरकारी संगठन जो भारत को चूस कर अपनी जेबें भरते हैं, बहुत सारी ऐसी सरकारें जो भारत का धन, भारत की प्राकृतिक संपदा लूट कर अपने खजाने भरती हैं, और भारत के ही ऐसे राष्ट्रद्रोही राजनेता और सामान्य वर्ग जो छोटे छोटे स्वार्थ के लिए अपने जमीर का सौदा करते हैं, अपने देश को खतरे में डाल देते हैं। ये चल रहा है। और जैसे जैसे 2024 के चुनाव आते जा रहे हैं, सारी गोटियां सस्ती चली गई। मणिपुर एक बहाना है। मणिपुर में जो हुआ, जिसका वीडियो वायरल हुआ, उससे कहीं ज्यादा घटनाएं हुई। लेकिन कभी ना तो किसी की अंतरात्मा जागी, ना ही किसी राजनीतिक दल ने कुछ कहा। और मणिपुर ही क्यों, पश्चिम बंगाल में तो इतना सब कुछ हुआ, इतना हुआ, वो विभाजन की तस्वीरें ताजा करता है। क्या ऐसी राज्य सरकार को सत्ता में बने रहने का अधिकार है? ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं। क्यों नहीं? इसलिए पश्चिम बंगाल में आधी जनसंख्या धीरे धीरे बांग्लादेश से आ चुकी है। और चूंकि ये बांग्ला भाषा के हैं, इनको पहचानना भी मुश्किल नहीं है कि बांग्लादेश के हैं या पश्चिम बंगाल के हैं। और ये वोट बैंक है, इनकी हिफाजत की जाती है। केंद्र सरकार का जो मुफ्त का राशन है वो उनको मिलता है, सारी सुविधाएं मिलती हैं। राज्य सरकार ने भी बहुत सारी सुविधाएं उनके लिए चला रखी हैं। उनको सिर्फ ये करना होता है कि राज्य सरकार को, तृणमूल कांग्रेस को, चुनाव जितवाना होता है, चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, और पंचायत चुनाव ही क्यों ना। पिछले विधानसभा चुनाव में इतनी हिंसा हुई, उतनी हिंसा सिर्फ विभाजन के समय ही हुई थी। कितने लोग अपने घरों से पलायन कर गए। और भाजपा शासित असम, वहां पर उन्होंने कैंप लगवाए,
लोगों को शरण दी, पास के और राज्यों में चले गए, और केंद्र में भाजपा की सरकार है। और ये जो पलायन करने वाले भाजपा के समर्थक थे, जिनको प्रताड़ना मिली, वो भाजपा के कार्यकर्ता थे। लेकिन केंद्र सरकार और भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को भी नहीं बचा सकती। अभी पंचायत चुनाव में भी 45 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार। अनऑफिशियल रिकॉर्ड बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग अभी भी ट्रेसेबल नहीं है, पता नहीं उनका कहाँ गए। और जैसा वीडियो मणिपुर का है, वैसे कई वीडियो आज सरफेस हुए पश्चिम बंगाल के। पता नहीं सर्वोच्च न्यायालय की अंतरात्मा नहीं जागेगी, ऐसा माना जाता है, क्योंकि वो राजस्थान के मामले में भी नहीं जागी, छत्तीसगढ़ के मामले में नहीं जागी, झारखंड के मामले में नहीं जागी, पश्चिम बंगाल में तो नहीं जागी। पश्चिम बंगाल से संबंधित कई ऐसे मामले हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने अपने आप को अलग कर लिया था। आप सोच सकते हैं कि क्या पश्चिम बंगाल की सरकार है, जिसका प्रभाव इतना है कि न्यायाधीश भी थर थर कांपते हैं कि उनको वापस जाना है कोलकाता, तो कैसे कुछ एडवर्स कहने की हिम्मत नहीं कर सकते। खैर, मणिपुर पर वापस आते हैं। मणिपुर में वैसे तो बहुत सारी जनजातियां हैं, लेकिन मुख्यतः दो हैं, माइती और कुकी। और इन्हीं दोनों जनजातियों में थोड़ा सा समस्या आती है। एक चीज और आपको बता दें कि जो माइती समुदाय है, इसे ही मणिपुर का मूल निवासी माना जाता है, और ये मूल निवासी हैं। जो दूसरे लोग हैं वो अन्यत्र से आए, और जो कुकी लोग हैं वो म्यांमार से आए, और इनका सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। ये आते जा रहे हैं, और कई बार इनके झगड़े हुए, सांप्रदायिक हिंसा हुई, और सिर्फ माइती लोगों से हुई ऐसा नहीं, नागा कुकी लोगों के बीच में हुई, और दूसरे समुदाय में भी हुई। और माइती समुदाय ही ऐसा था जो इनका बीच बचाव कराता रहा, समझौता कराता रहा। लेकिन आप विडंबना देखिए, जो माइती समुदाय है, जो वहां के मूल निवासी हैं, वो जो घाटी का एरिया है 10% है, वो एक बड़ी जनसंख्या है, उसमें रहते हैं। और जो 90% पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें ये जनजातियां रहती हैं, कुकी समुदाय, नागा और दूसरी ट्राइबल जातियां, 34 जातियां इस तरीके से बताई जाती हैं। 1956 में आजादी के बाद, इस आजादी के बाद इसका मणिपुर राज्य का विलय हुआ, और 1956 में से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। बाद में 1972 में से राज्य का दर्जा मिला। अब जो कुकी मणिपुर में हैं, वो अपने लिए अलग स्थान चाहते हैं, अपनी अलग शासन व्यवस्था चाहते हैं, और हो सकता है वो कहें कि हमें अलग राज्य चाहिए। लेकिन ये तो किसी भी देश में कैसे स्वीकार किया जा सकता है? पूरे भारत की समस्या यही है। इसी समस्या के कारण भारत का विभाजन हुआ। बाद में एक और गलती की गई, जो भाषाई आधार पर राज्य बनाए गए, और अब उन राज्यों के बीच में भी बहुत सारी मांगे आती हैं, क्षेत्रों की अदला बदली की बातें आती हैं। और अब तो एक विशेष वर्ग के, मुस्लिम वर्ग के लोग पूरे देश में ऐसे फैल गए हैं, जो म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या और बांग्लादेशी कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैल गए हैं, उत्तराखंड की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जाकर बैठ गए हैं। और ये सब जहां कहीं हैं, वहां पर बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। और लोगों का कहना है कि एक और विभाजन की तैयारी हो रही है। एक और विभाजन की तैयारी नहीं हो रही है। इन्होंने पूरे देश को इस ढंग से जकड़ रखा है कि अब कभी होगा तो पूरा का पूरा देश ही इनके हाथ में जाएगा, विभाजन नहीं होगा। लेकिन नेरेटिव कैसा बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? अल्पसंख्यक भारत में खतरे में है। राजनीतिक दल हैं, इस नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं। राहुल गांधी ब्रिटेन की यात्रा पर गए, अमेरिका की यात्रा पर गए, और वहां पर उन्होंने इस नैरेटिव को बिल्कुल स्थापित कर दिया कि भारत में अल्पसंख्यक खतरे में है, मोदी सरकार मुसलमानों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रही है। ये आप समझ सकते हैं कि जबकि उनको यहाँ विशेषाधिकार मिले हुए हैं, हिंदू त्रस्त हैं, उनके मंदिरों पर सरकारी कब्जा है, मुसलमानों के लिए यहाँ वक्फ बोर्ड का कानून बना हुआ है, पूजा स्थल कानून बना हुआ है। अगर वो मंदिर तोड़कर उन्होंने मस्जिद बनाई है तो वो हिंदू से ले नहीं सकते। कोई भी वक्फ बोर्ड का आदमी जाकर किसी मेरे मकान पे अगर कह देगा कि ये वक्फ की जमीन है, तो हमें, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। हम सिर्फ उनके ट्राइब्यूनल जो है वक्त पे, उन्हीं में चक्कर लगाते लगाते मेरा जीवन निकल जाएगा। ऐसे विशेषाधिकार वाला समुदाय बताया जाता है कि भारत में खतरे में है। तो एक नैरेटिव बनाया जाता है, और ये नैरेटिव साबित हो जाता है। 2002 में गोधरा में एक अग्निकांड होता है, जिसमें अयोध्या से लौटे हुए कार सेवक जो श्रद्धालु हैं, 59-60 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। उसके बाद सांप्रदायिक हिंसा होती है, और उस सांप्रदायिक हिंसा में हिंदू भी मारे जाते हैं, मुसलमान भी मारे जाते हैं। संख्या इमेटेरियल है, किसकी ज्यादा किसकी कम,
किसी भी दंगे में ये संख्या नहीं गिनी जानी चाहिए। लेकिन पूरे विश्व में 2002 गुजरात दंगे को मुस्लिम जिनोसाइड के रूप में प्रचारित और प्रसारित किया जाता है, और इसके लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दोषी ठहराया जाता है आज भी। जबकि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए भारत में जितना किया, आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने, किसी भी सरकार ने नहीं किया। और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह संतृप्तिकरण की सीमा पार कर दें, शीर्षासन लगा दें, साष्टांग दंडवत कर दें, कोई भी मुस्लिम उनको वोट नहीं देगा। अगर वो इस मुगालते में है, ज्यादा विशेषाधिकार देके ज्यादा फायदा पहुंचाकर कुछ करेंगे तो नहीं हो सकता। इसलिए हमें वही कहना चाहिए जो राष्ट्र हित में है, जिससे राष्ट्र की एकता, अस्मिता और अखंडता सुरक्षित रह सके। वोट बैंक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि पसमानदा सम्मेलन, सूफी सम्मेलन, वहाबी सम्मेलन, ये बहुत करने की कोशिश की पीछे। ये समस्याएं जो मणिपुर की समस्याएं हैं, ये 2 कदम आगे और 4 कदम पीछे चलने वाली समस्या ही है। ये समस्या बड़ी समस्या नहीं। इस समस्या के लिए जो वहां के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह हैं, उनको विलेन की तरह पेश किया जा रहा है। वहां जो राज्यपाल हैं अनसुईया उइके, वो भी आदिवासी हैं। इन लोगों से ज्यादा उस समस्या को कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन उसका एक ही है कि अगर किसी समुदाय को कोई बात नहीं माननी है, कोई बात नहीं समझनी है, तो वो नहीं समझेगा, आप उसे जबरदस्ती नहीं समझा सकते। और जहां इस तरह की बातें होती हैं, वहां कुछ न कुछ सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। राज्य में कई शांति समझौते हुए, और वहां पर जो जो एक विशेष धारा थी जिससे सेना का मनोबल बढ़ता था और सेना कहीं भी कार्रवाई कर सकती थी, वो धीरे धीरे हटाई जा रही है, एफएसपीए। दूसरी चीज, म्यांमार से आने वाले, घुसपैठ करने वाले लोग पहाड़ी इलाकों पर अफीम की खेती करते हैं। बताया तो ये भी जाता है कि उन्होंने जो ड्रग बनाने वाली लैब भी स्थापित की है, और म्यांमार बॉर्डर पर एक शहर है, उस पर कब्जा करने की भी कोशिश की, ताकि उनका जो अफीम और ड्रग का कारोबार है काफी फले फूले। मणिपुर में उगने वाली अफीम और बनने वाले ड्रग का कितना हिस्सा भारत में आता है, कितना बाहर जाता है, इसका अंदाजा अभी किसी को नहीं है। लेकिन कितना खतरनाक है जो वर्तमान सरकार है मणिपुर की, उन्होंने पर्यावरण के लिए और कृषि सुधार के लिए बहुत सारे काम करने शुरू किए। और जो अफीम की खेती हो रही है, जो ड्रग्स का व्यवसाय चल रहा है, उस पर अंकुश लगाने की कोशिश की, और ये चिंगारी यहीं से उतरी। ऐसे बहुत सारे जिले हैं वहां पर, जहां पर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका काम ही है अफीम की खेती करना। तो वहां पर असंतोष भड़का, और एक जगह है चूड़चंदपुर, जो वहां के महाराजा के नाम पर रखा गया है, उस पर कुकी अपना अधिकार बताते हैं, जबकि ये माइती लोगों का बसाया हुआ है। लेकिन इन्हीं सांप्रदायिक हिंसा की वजह से माइती लोगों को छोड़कर आना पड़ा। अभी हाल ही में इसी चूड़चंदपुर में एक रैली हुई कुकी लोगों की, जिसमें बंदूकधारी लोग भी आए, और उससे माहौल काफी गर्म हुआ। और उस बंदूकधारी ही नहीं, बहुत सारे ऐसे हथियार म्यांमार से उनको मिल रहे हैं, जबकि हथियार प्रतिबंधित हैं। शांति समझौते के अंदर किसी के पास हथियार नहीं होना है, और माइती लोगों के पास नहीं है। फिर एक समुदाय के पास हथियार कहाँ से आते हैं? उन हथियारों के बल पर वो पहाड़ों से गोली चलाते हैं मैदानी इलाकों में, घाटी में। आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति वहां पर बनती होगी। और जिस समय मुख्यमंत्री इसी चूड़चंदपुर में एक किसी चीज का उद्घाटन करने जा रहे थे, तो कुकी समुदाय ने वहां पर बंद का आह्वान किया और जिम को फूंक दिया। वहां से हिंसा की शुरुआत हुई, और जब 3 मई से ये सब कुछ शुरू हुआ, वो उसको आग तब ज्यादा लगी जब उच्च न्यायालय ने कहा कि माइती लोगों को जनजाति का दर्जा देने के लिए सरकार पहल करे। सरकार को आदेश दिया कि इनको जनजाति में वर्गीकृत किया जाए, और उसके बाद हिंसा का तांडव फैलने लगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें किसी का क्या फर्क पड़ सकता है। अगर किसी भी समुदाय को किसी राज्य में जनजाति का, अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाता है, तो वो केंद्रीय सेवाओं में उसका लाभ लेगा। राज्य में बहुत सारी योजनाएं होती हैं, उनमें उसको लाभ मिलेगा। और मान लीजिए, कल्पना करिए कि सारी जनसंख्या को अनुसूचित जनजाति बना दिया जाता है, सब बराबर हो जाएंगे। और फिर वो माइती तो मूल निवासी हैं, उनको हर जगह से भागना पड़ रहा है। और बहुत से माइती लोग मणिपुर से भागकर दूसरे पास के राज्यों में चले गए हैं, असम तक आ गए हैं, और उत्तर भारत के कई राज्यों में रहने लग गए हैं। ये स्थिति थोड़ा सा विकराल होती जा रही है, इसको गंभीरता से नहीं लिया गया। दुर्भाग्य से
इसे समझने की कोशिश केंद्र सरकार ने की, शांति समझौते भी किए, लेकिन उन्होंने जो किया उसे विपक्ष ने नहीं समझा, और इसीलिए संसद में हंगामा हो रहा है। और इस मणिपुर का जो वायरल वीडियो है, इसकी आड़ में पश्चिम बंगाल अपने पाप धोने का काम भी कर रहे हैं, राजस्थान अपने आप को पवित्र बनाने का काम कर रहा है, झारखंड और छत्तीसगढ़ भी अपने आप को सत्य के पुरोधा साबित करने की और नारी सम्मान की मिसाल कायम करने की बात कर रहे हैं। ये राजनीति है, पूरी पूरी राजनीति है। और ये चुनाव के मौके पर मैं बार बार कहता हूं कि इस तरह की समस्याएं आती रहेंगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने संगठन हैं, जॉर्ज सोरोस के फंडेड और इस्लामिक और वामपंथी गठजोड़ के जो संगठन है जिनको फंडिंग होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, वो सारे के सारे सक्रिय हो रहे हैं भारत में। पता नहीं केंद्रीय खुफिया एजेंसी का क्या कर रही है, और केंद्र सरकार को पता नहीं है, या पता है तो भी कुछ करने से डर रहे हैं, ये समझ में नहीं आता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि केंद्रीय खुफिया एजेंसी को पता ना हो कौन कौन से संगठन आ रहे हैं, कहाँ पे क्या किया जा रहा है। तो आगे आने वाले दिनों में तो इस तरह की घटनाएं और बढ़ेंगी, और ये घटनाएं जब तक चुनाव का आखिरी वोट नहीं पड़ जाएगा लोकसभा का, तब तक घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि इन सभी का एक ही उद्देश्य है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में वापस न होने देना। हर आदमी का इंटरेस्ट है। वो अभी जो नया नया इंडिया बना है कांग्रेस का, उसका भी उद्देश्य है, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनका भी उद्देश्य है। और आप अगर अपने देश में देखें, एक एनालिसिस करें, तो एक विशेष वर्ग है, उसका तो उद्देश्य है ही है, उसके लिए चाहे पैसों की बरसात कर दी जाए, आप कितने भी सम्मेलन कर दीजिए, उनका रिजर्वेशन कर दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, वोट नहीं देंगे आपको। और मोदी जी इस गलतफहमी में तो समझते हैं कि पसमानदा का वोट पाकर और वो सब जीत जाएंगे, तो उनके जो अपने कमिटेड वोटर हैं वो भी हैरान परेशान है कि क्या हो रहा है। अब मणिपुर की एक बहुत दिलचस्प बात, इन दो महिलाओं की जो नग्न तस्वीरों, जो वीडियो वायरल हुआ है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस पर कार्रवाई की जा रही है, लोग गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन आप हैरान होंगे कि कुकी समुदाय में एक महिला सेना है जो नग्न होकर पुलिस वालों को लाठी डंडे लेकर दौड़ाती है। इसके वीडियो आए, हम आपको यहाँ पर दिखा भी नहीं सकते हैं, ऐसे वीडियो आए हैं। युवा, अधेड़ और वृद्ध महिलाएं पूरी तरीके से पूर्णतः नग्न होकर लाठी डंडे हाथ में लेकर पुलिस वालों को खदेड़ रही हैं। और पुलिस वाले, पुरुष पुरुष पुलिस शर्म से पीछे हट जा रहे हैं, आंख बंद कर रहे हैं, भाग रहे हैं। यही कुकी महिलाएं असम सशस्त्र बल के ऑफिस के सामने पूरी तरीके से नग्न होकर अपने सामने एक बैनर सिर्फ लगाए हुए हैं। पता नहीं ये इसे दिखाया जा सकता है नहीं, मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं। उसमें लिखा हुआ है इंडियन आर्मी रेपस। क्या मैसेज है? इस मैसेज को डिकोड करना मुश्किल नहीं है। और आज वही समुदाय, पूरा जो नैरेटिव भारतवर्ष में बना दिया गया, विपक्षी पार्टियों ने बना दिया है। और ये नैरेटिव बनने की प्रक्रिया तब शुरू हुई जब राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे। तमाम समस्याएं थी, रोड से जा भी नहीं पा रहे थे, लेकिन वो गए, हेलीकॉप्टर से गए। और कई विपक्षी पार्टियां आज कह रही हैं कि देखिए राहुल गांधी गए तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, जब राहुल गांधी जा सकते हैं तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा सकते। क्या मूर्खता की बात है। आग लगने का काम तभी से शुरू हुआ। मैं राहुल गांधी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आजकल जो राजनेताओं के दौरे होते हैं, वो, आप ब्रिटेन और अमेरिका का दौरा देख लीजिए, बहुत अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मणिपुर विश्वविद्यालय में एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनका लेख छपा हुआ है कई अखबारों में आज, डॉक्टर एलंगबम विजय लक्ष्मी। उन्होंने मणिपुर की पूरी हकीकत बयां की है, उसका पूरा भौगोलिक चित्रण किया है, उनकी आर्थिक सामाजिक ढांचे पर प्रकाश डाला है। और उन्होंने लिखा है कि ये जो मणिपुर है, इसकी समस्या छोटी लग रही है, इसे संसद में उठाया जा रहा है सिर्फ एक समस्या बताकर कि महिलाओं का अपमान हुआ है। ये अपमान तो हुआ है, ये मुद्दा है, लेकिन मणिपुर का मुद्दा बहुत बड़ा है, राष्ट्रीय महत्व का है। ये राष्ट्र के लिए खतरा है, राज्य के लिए भी खतरा है और राष्ट्र के लिए भी खतरा है। वहां भी जनसंख्या का संतुलन गड़बड़ हो रहा है, हो चुका है। लेकिन हमारे विपक्षी दल उनसे बेखबर है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय भी उससे बेखबर है। उस वीडियो से वो परेशान है, परेशान होना भी चाहिए, लेकिन फिर पश्चिम बंगाल के आज कई वीडियो आ गए हैं, उन पे भी परेशान होना चाहिए।
पालघर में दो साधुओं की हत्याएं हुई थी, उसमें भी परेशान होना चाहिए था, नहीं हुए। हाई कोर्ट का जब निर्णय आया कि माइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए, उसके बाद से जो हमले शुरू हुए, उच्चूर चंदपुर में, मोरे में, उनके घर जलाए जाने लगे, मंदिरों में आग लगा दी गई। ये तोड़फोड़ आज से नहीं हो रही है। और किसी भी हिंदूवादी संगठन ने, किसी भी हिंदू ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने कोई बहुत सख्त कदम नहीं उठाए। सिर्फ मान मनोबल का दौर चलता रहा। शांति समितियां गठित की गई, 55 लोगों की शांति समिति बनाई गई राज्यपाल की अध्यक्षता में, जो स्वयं एक आदिवासी हैं। और अगर कोई व्यक्ति मानने के लिए ना तैयार हो, जिसे कोई भी बात माननी ही नहीं है, उसे आप नहीं समझा सकते। इसलिए इस 55 सदस्यीय कमेटी की एक भी बैठक अभी तक नहीं हो पाई। तो ये शांति समझौता नहीं होगा। कई बार होता है भाई बिन मोह न प्रीत, थोड़ा सख्ती बरतनी पड़ेगी। सेना के अधिकार कम किए जा रहे हैं, जो एक विशेष कानून था उसको हटाया जा रहा है। और उन जगहों पर जहां जहां ये पूरी तरीके से हटा लिया गया है, दंगा भड़क रहे हैं, हिंसा सबसे ज्यादा वहीं पर हो रही है। और जैसा मैंने बताया कि बहुत सी जगहों पर तो जो महिलाएं हैं वो बेहद आपत्तिजनक स्थिति में कपड़े उतार कर पुलिस वालों पर आक्रमण कर रही हैं, और पुलिस वाले भाग रहे हैं। उन पर दोहरी मार है। अगर वो कोई कार्रवाई भी करते हैं तो भी नैरेटिव बनेगा, निशाने पर वही होंगे, उनका करियर खराब होगा, हो सकता है जेल में पड़े रहें। सेना भी, पुलिस भी, असम राइफल्स भी, सभी डर रहे हैं। केंद्र सरकार को इसमें कदम उठाना चाहिए, सख्त कदम उठाने चाहिए। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय की परवाह नहीं करनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय क्या कर रहा है? सर्वोच्च न्यायालय वही कहेगा जो उसे कहना है। कई बार तो ऐसा लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय भी कहीं ना कहीं एक्टिविस्ट जैसा व्यवहार करता है। ये पूरे सम्मान के साथ सर्वोच्च न्यायालय के लिए मैं कह रहा हूँ, ऐसा आभास होता है नहीं, होगा नहीं, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा आभास लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय भी एक एक्टिविस्ट की तरह ही काम करता है। तो मणिपुर को, सारे देशवासियों को चाहिए कि इसमें एक विमर्श खड़ा करें, और हर हालत में ये सुनिश्चित करें कि माइती समुदाय के साथ में अन्याय ना हो। ये मणिपुर की स्थिति, माइती और कुकी की स्थिति वही है जो पूरे हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों की है। आज मणिपुर में प्रयोग हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में यही दोहराया जाएगा। इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय को भी अपना दिल बड़ा करना चाहिए, एक बड़े हॉरिजन पर सोचना चाहिए। छोटी छोटी चीजों पर किसी को खुश नाखुश करने के लिए, सरकार पर अपना सेफ्टी वाल्व खोलने के लिए, अपना फ्रस्ट्रेशन कम करने के लिए देश की समस्याएं हल नहीं की जा सकती। देश की समस्याएं बिगड़ सकती हैं, ऐसी चीजों से संभल नहीं सकती हैं। इसलिए केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को चाहिए कि सख्ती करें, और जो शांति समिति भी बनी है अपना काम करे। केवल शांति समिति के भरोसे मणिपुर में शांति नहीं लाई जा सकती है। एक गांव में कहावत कही जाती है, माल कहा रे गाल के जिते। जिसका नुकसान होता है, जो सफरर है, जो ऑप्रेस्ड है, उसे कोई नहीं सुनता। लेकिन जो ज्यादा बातें करता है, ज्यादा नैरेटिव फिट करता है, वो जीत जाता है। इस केस में भी है, जो नैरेटिव फिट किया गया, उस नैरेटिव के बाद में ऐसा लग रहा है कि कुकी समुदाय विक्टिम है, और इसलिए जो मूल समस्या है वो ढक गई। केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, सभी देशवासियों को, जिनका राष्ट्र की एकता, अखंडता और अस्मिता में विश्वास है, उनको चाहिए कि सरकार के हाथ मजबूत करें और सरकार पर दबाव भी डालें कि वो सख्त कदम उठाए। जो भी दन भंग वहां पर हो रहा है, जो भी गैर कानूनी कारोबार हो रहे हैं वहां पर, जो भी गैर कानूनी खेती और कृषि व्यवसाय हो रहा है, अफीम की खेती हो, ड्रग की फैक्ट्रियां हो, उन सबको बंद किया जाए। और जो भी उन्होंने अपने ठिकाने बना लिए हैं सीमा के नजदीक, म्यांमार सीमा के नजदीक, उन सबको नष्ट किया जाए। और एक बार फिर से सेना को अधिकार दिए जाए कि जहां कहीं भी संदिग्ध अवस्था मिले, उनको जाए, देखे, और उनके पास ये अधिकार हो। अभी तो सेना डरी हुई घूम रही है। नमस्ते। फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए